नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल जीएनएम न्यूज में। आज हम आए हैं यहाँ पोंगी चौंग के जो हमारे वार्ड काउंसलर है, जिनको आप सब श्री अजीजुर रहमान जी के नाम से जानते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे पोडलर के जो म्युनिसिपल काउंसिल था पीबीएमसी, जिसको आप पहले जानते थे, और आज श्री विजयपुरा म्युनिसिपल काउंसिल है, सीनियर वाइस चेयरपर्सन रह चुके हैं। और सर जो है 6 नंबर वार्ड के काउंसलर भी है। और हमारे जो पिछला एपिसोड था जिसमें हमने मिस्टर मनोज पॉल जी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कुछ सवालात किए थे जो सवालात वार्ड नंबर 6 से रिलेटेड है। तो उन सवालात के बारे में हम इनसे पूछेंगे, और कई सारी चीजें हमारी अंडमान की पब्लिक भी इनके बारे में जानना चाहती है, क्योंकि जब हमने वो वीडियो अपलोड किया तो कई सारे लोग मुझे कांटेक्ट किए कि कुछ हमारे सवाल है जो हम नियामत जी से पूछना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, और जो इनका फैमिली लाइन है उसके बारे में भी लोग जानना चाहते थे कि सच में ये अंडमान के हैं या बाहर से कहीं से आए हैं। तो उस इंटरव्यू के बाद में कई सारे सवाल हमारे पास आए, उनमें से कुछ सवाल जो है हम आज इनसे करेंगे। चलिए इनका स्वागत करते हैं हमारे शो में। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर स्वागत है सर आपका हमारे शो में जीएनएम न्यूज में। सर सबसे पहले तो आपको मोस्टली अंडमानी पब्लिक जानती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ सबको पता है आपके बारे में, और आप वेल नोन हो नियामत के नाम से। तो सर हमारा ये एक सवाल था कि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि जो इंटरव्यू में जब मनोज जी ने आपके बारे में बताया था तो उस टाइम मुझसे बहुत सारे सवाल आए थे कि आपका फैमिली की आप सच में लोकल है कि आप सच में बाहर से हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा पब्लिक के लिए कि आपकी फैमिली क्या सच में अंडमान से है या फिर आप सही में मिलेंडो से है? मेरे माँ बाप अंडमान से नहीं है, वो लोग यहाँ पे सर्विस में आए थे। मेरे फादर जो है मर्चेंट नेवी में थे, अंडमान निकोबार शिप जो पहले चलता था उसमें सर्विस करते थे। उसके बाद जो है स्वराजदीप, नानकोरी स्वराजदीप इसमें सर्विस करे, पेंट्रीमैन का पोस्ट में थे वो। 2011 में उनका रिटायरमेंट हुआ है। अच्छा, मतलब बेसिकली आपकी फैमिली जो है वेलेंट सी थी और आप अंडमान में बॉर्न एंड बॉटम हो। ओके। और सर आपके फैमिली में कौन कौन है यहाँ? मेरे भाई बहन है, हम लोग 5 भाई बहन है। सब अंडमान में ही? सब अंडमान में ही। अंडमान में ही शादी हुआ पांचों का, सबका। तो सर हमारे लास्ट इंटरव्यू में हमारे साथ भी बहुत सारे सवाल आए थे। जैसे एक सवाल उठा था कि आपका जो वार्ड है, ये आपका जो पोंगी चौंग एरिया है, इसमें तकरीबन 5000 वोटर्स जो है बाहर से आकर वोट करके जाते हैं। आपको ये पोंगी चौंग में आप चले जाओ, आपको 5000 आदमी मिलेगा जो हमें रहता है वोटर आईडी कार्ड हमें वोट करने के लिए आ जाता है। तो सर कितना रियलिटी है इस बात में? क्या सच में बाहर के लोग यहाँ के वोट कर रहे हैं? 5000 वोटर्स मतलब एक म्युनिसिपल इलेक्शन में, एक पूरे वार्ड में अगर आप देखा जाएगा तो हमारे वार्ड में 4500 के आसपास जो है टोटल वोटर्स होगा, जिसमें 4 पार्ट आता है। जैसे पोंगी चौंग हो गया, एक फिनिक्स बे हो गया आपका, एक मिडिल पॉइंट, और एक जंगली हट कोलगर एरिया। ये सबको मिलाकर जो है 4500 के आसपास वोटर्स आते हैं हमारे म्युनिसिपल इलेक्शन में। दूसरा ये है कि हमारे पोडलर म्युनिसिपल इलेक्शन में जो है हमारे वार्ड में जो है 1581 मतलब 1581 वोटर्स है हमारे पोंगी चौंग में सिर्फ। ओके, मतलब पोंगी चौंग में सिर्फ 1500 वोटर्स है। हाँ, 1500, यानी कि मान लो आप 1600 वोटर्स हैं। 1600 वोटर्स में जो है मेल आपका 852 है, फीमेल जो है 729 है। तो आप मान लो कि अगर मैं 5000 वोटर्स को बाहर से लाके पोंगी चौंग में वोट कराऊंगा तो फिर तो मैं एमपी बन जाऊंगा ना फिर। हाँ, वो तो हो सकता है। और दूसरा ये है कि पोंगी चौंग इतना कंजेस्टेड एरिया है ना कि यहाँ पे टोटल 473 हाउस होल्ड है, मतलब किराए के घर है सबका। इंडिविजुअल अगर हाउस देखेंगे आप तो इतने फैमिलीज यहाँ पे रहते हैं, तो उसी का आप 3 गुना ये कर लो तो वोटर्स उतना ही होगा। और इस पूरे एरिया में जो है आपको पोंगी चौंग में तमिल, तेलुगु एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है यहाँ का। तो हमें जैसा सुनने में मिला था कि एरिया में मुस्लिम आबादी का ज्यादा रोल है, तो क्या यहाँ पे मुस्लिम अधिक है या फिर बाकी रिलीजियस के लोग? आप मेरे एरिया में डोर टू डोर विजिट करो ना, अगर आपको लग जाएगा कि मुस्लिम का आबादी ज्यादा, मैं रिजाइन कर दूंगा अगर इसके बल पे मैं जीत रहा हूँ तो आपको कहना है यहाँ पे मुस्लिम आबादी कम है? मैं 3 बार इलेक्शन लड़के जीता हूँ, थोड़ी ये चीटिंग करके सबका दिल जीत के इलेक्शन लड़के जीतते हैं ना, काम करके जीतते हैं। ये थोड़ी कि हम कुछ भी बोल दे हवा में और पब्लिक मान ले। एक बार मान लिया मैंने, झूठ बोल दिया मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैंने बिना बोले बिना बड़ा वादा किए जो है। और मैं जब पहली बार इलेक्शन में खड़ा था तो मैंने माइक में, मुझे भाषण देना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, मैं डरता था माइक से, और तब मैंने कोई बड़ा बात भी नहीं किया कि मैं ये कर लूंगा करके, मगर जीता, पब्लिक ने जिताया। फिर काम सीखा, मैंने काम किया, फिर बहुत सारे राजनीति लड़ाई कर करके जो है ऊपर नीचे होने के बाद पता चला कि हाँ इस तरह काम करते, तो सीखा है मैंने काम।
सर किया भी आपका है। जो राजनीतिक करियर है इसमें आपने पहले स्टार्ट किया था एक येलो आर्मी के थ्रू, हम्म। तो और आज आप बीजेपी पार्टी में हैं। तो सर ये राजनीतिक सफर आपका कैसा रहा, मतलब आपको क्या स्टार्टिंग से ही आपको राजनीति में इंटरेस्ट था या कैसे? नहीं नहीं, मेरे को राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। इवन मेरे साथ में जो मेरे दोस्त लोग बैठते थे हमारे साथ, यूथ जो है, और उस टाइम पे अगर कोई पॉलिटिशियन अगर किसी को बुलाता था कि चलो इलेक्शन कैनवेसिंग में, तो ऐसा लगता था कि हम उस टाइम पे अकेला हो जाता था कि मेरे को छोड़ के जा रहे हैं। और ये डेली का महीना 1.5 महीना तक चलता था। तो दोस्तों में भी ये चीज को लेके जो है ये रहता कि भाई ये क्या है, तुम लोग नेता के पीछे घूमते हैं, छोड़ो ये सब, अपना काम के लिए आएंगे और चले जाएंगे। तो ऐसा दिल में मेरा भी सोच ये था राजनीति को लेकर। तो इसलिए आपने सीधा की कहानी पलट दी, खुद नेता बन गए। नहीं नहीं, मैं फिर भी एक बुजुर्ग आदमी हमारे वार्ड में रहते थे, और वो तेलुगु फैमिली से थे, और वो बाजार में पहले मजदूर थे। उसके बाद वो सेंट मैरी चर्च में जो है प्यून का काम करते थे अपना। अच्छा। एज ज्यादा हो गया था तो वो कुली काम नहीं कर सकते थे। तो वो मेरे घर से वो अपने घर से निकलते तो मेरे घर के सामने थोड़ा देर रुक जाते थे हमेशा। वो एक शर्ट और एक जांघिया पहनेंगे, वो हमेशा मेरा वेट करते था, क्योंकि मेरा आदत था कि मैं उनको जब भी देखता था तो उनसे हाथ मिलाता था, और कुछ पैसे उनको बुजुर्ग सोच के जो मैं दे देता था कि उनका खर्चा के लिए। हो जाए। तो उनको एक मेरे ऊपर एक प्यार था, और वो क्रिश्चियन भी थे। तो मुझे जब इलेक्शन आया इस तरह 2010 में, तो उसने मुझे बोला कि बाबू आप हम लोग का वार्ड का काउंसलर बनो, आप यहाँ से खड़ा रहो इलेक्शन। और मेरे को इलेक्शन के बारे कुछ पता नहीं था कि इलेक्शन लड़ना कैसे, क्या करना। बिकॉज़ अब तो पहला एकदम लाइफर था हाँ। आपके लिए, फर्स्ट बर्थ आता था। हाँ, तो मैं 30-35 दिन ही पहले राजनीति में आया, और पार्टी तेलुगु देशम पार्टी ने सीट, और तेलुगु देशम पार्टी ने भी सीट कैसे दिया, मतलब ये बुजुर्ग आदमी ये बोल रहे थे कि मुझे, ये बाबू आप हमारा पार्टी से खड़ा रहो करके। तो मैं बोला आपका कौन सा पार्टी है अंकल? तो बोला तेलुगु देशम पार्टी। और मैंने कसम से पहली बार नाम सुना था मैंने। उससे इवन पहले हम लोग अभी अंडमान में अभी हाल फिलहाल में तेलुगु देशम पार्टी इतना बड़ा हो, बट आपका येलो आर्मी पहले तो शायद हम लोग नाम नहीं सुने थे। हाँ, तो वो फिर मेरे को लेकर गए, मानिकराव जी से मिलाया, फिर वहां पर बातचीत हुआ। फिर उस टाइम पे 9-10 कैंडिडेट, 18 में 10 कैंडिडेट तेलुगु देशम पार्टी ने उतारा था, और नॉन तेलुगु सिर्फ मैं था, और बाकी 9 कैंडिडेट जो है तेलुगु थे। और अच्छे अच्छे तेलुगु एरिया से भी हमारे कैंडिडेट हार गए थे, मगर लकली जो है मैं यहाँ से जीत गया। अगर मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत कोई करिश्मा हो गया। ये जो लोगों का मदद करना, छोटा मोटा हेल्प करना, लोगों का शादी का, मेडिकल का, और ये उस टाइम पे लोग चौक पे ही घर था तो लोगों को कभी प्रॉब्लम होने से आते थे। काफी फ्रेंड सर्कल भी बड़ा था, तो इसके वजह से फिर उन्होंने बोला, आइडिया दिया, तो मैंने सोचा, फिर घर में भी बोला तो घर से भी एग्री नहीं है, फैमिली में भी सब बोलता है यार कौन वोट करेगा, अचानक से तुम खड़ा हो गए इलेक्शन में। पर चलो एक किस्मत में लिखा था राजनीति में आना, और मैंने सबका बात नहीं सुनते हुए भी अपने मन का और उन अंकल का बात सुना, और इलेक्शन लड़ा तो जीत भी मिला। 50-55 वोट के आसपास से मैंने लीड किया था उस टाइम पे। तो सर ये तो रहा आपका राजनीतिक जीवन का स्टार्टिंग, बट एक और एक सवाल आया था इंटरव्यू के टाइम में। ये सवाल था कि आपके जो एरिया है यहाँ पे जो फ्रूट मार्केट वगैरह लगा है, और यहाँ पे जो पोर्टलैंड में बहुत ज्यादा बिहारी मुस्लिम्स आ रहे हैं। आपने स्टेट बस स्टैंड के सामने जितना भी फल का दुकान है, कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी को दिया? हमें प्रॉब्लम नहीं दिया उसको, हमें ये प्रॉब्लम है उसमें कितना जन क्रिश्चियन को दिया, कितना जन हिंदू को दिया, कितना जन तमिल को दिया है, कितना जन तेलुगु को दिया है, कितना रांची को दिया है, कितना दूसरा कम्युनिटी का दिया है। जैसे आप लोग केनिया से, यूपी बिहार से जो आया होगा वो लोग को दिया है। बताइए क्यों एक कम्युनिटी को दिया जा रहा है? आप मेरे को एक बात बताइए। और कहीं ना कहीं इशारा कई बार आपकी तरफ भी मुड़ता है कि आप खुद बिहारी बैकग्राउंड से है। इवन मैं भी बिहारी हूँ, बट मैंने भी सवाल में ही पूछा बिहारियों पे बार बार अटैक क्यों हो रहा है, तो बट पर्टिकुलर बिहारी मुस्लिम्स का सपोर्ट क्यों? देखो, एक बात तो ऐसा, कभी भी किसी जाति और धर्म को लेके कहीं बात नहीं करना। मेरे कोई अगर समझदार आदमी है तो किसी पर्टिकुलर जाति को टारगेट करना और ये करना, ये बहुत ही गलत है समाज में। आप मान लो कि बिहार भारत का हिस्सा है ना, बिहार के लोग क्या यहाँ नहीं आ सकते? आ सकते हैं। हाँ, क्या महाराष्ट्र में बिहार के लोग नहीं बसे, जहाँ पे इतना उनको लेकर बवाल भी हुआ? ठीक है, पूरे देश में बिहार के लोग बसे हुए हैं। बिहार से बहुत अच्छे देश का पहला राष्ट्रपति जो है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। हाँ, वो
राजेंद्र प्रसाद जी डॉक्टर, तो पहला राष्ट्रपति हमारा एक प्राउड है ना कि हाँ भाई एक, और कहीं से कोई भी बनो, तो ये इंडिया है, भारत है, भारत के लोग कहीं भी आ सकते हैं। हमारे मोदी जी बोलते हैं कि पूरे देश में भारतीय कहीं भी जाकर काम कर सकता है, फ्रीडम है हम लोगों को। तो आप क्यों इस तरह, आपको कौन सा डर ये कर रहा है कि, और बिहारी मुस्लिम क्या हो गया भाई? बिहारी में मुस्लिम और हिंदू का क्या बात है? मतलब बिहारी मुस्लिम क्या किसी को आकर ये कर, बिहारी मुस्लिम को आप देख लो ना, सब सड़क पे ही, आज मैं बचपन से देख रहा हूँ वो सड़क में ही काम कर रहे हैं, आज तक सड़क में ही है वो लोग, कोई उनका परमानेंट कोई ठिकाना नहीं, वही छोटा मोटा ही काम काज करके जो है जी रहे हैं। कोई फ्रूट बेच रहा है, तो फ्रूट बेचना, जो मार्केट के बारे में आप बोल रहे हैं, मार्केट में एक तरीके से दिखता है ऐसा कि एक मोनोपोली सा है बिहारियों का। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं छोटा था तो ये मुझे याद है तिरंगा पार्क के सामने फ्रूट मार्केट हुआ करता, तो उसके पीछे जो है फिश मार्केट था। उसके बाद उनको जो है वहां से फिश मार्केट को मोहनपुरा में शिफ्ट किया गया और फ्रूट मार्केट को यहाँ पे किया गया। अब इनको लाकर मैं कहां से बचाऊं? मैं खुद ही छोटा बच्चा उस टाइम पे, ठीक है, मैं इतना मुझे याद है कि मैंने देखा है इनको, पुराने फैमिली है, लोग को जानता हूँ। मतलब इसमें आपका कहना है कि जो भी हुआ आपका बचपन का टाइम हुआ, तो आपको इसके बारे में उतना आइडिया नहीं है? नहीं, मेरे को क्या लेना देना है इनसे, बताओ? ये फ्रूट बेचते हैं, ठीक है, अब इनको अगर कोई गरीब आदमी है मेरे पास आ गया हेल्प के लिए, मैं उसका जाति धर्म तो नहीं पूछता हूँ ना, तुम बिहारी मुस्लिम है तो हम तेरा काम करेगा, तुम हिंदू है तो हम तुम्हारा काम नहीं करेगा, ऐसा तो मेरा नेचर नहीं है। पूरा अंडमान जानता है कि भाई मुझे आप कहीं पे भी बुलाओ, मैं सबके लिए एक हूँ, मेरे लिए कोई जाति धर्म मायने नहीं रखता, और जो इस तरह सोच रखता है मैं उससे भी दूर रहता हूँ, और मैं ये चीज कहीं पे भी हिम्मत से बोल सकता हूँ। सर, और ये जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, नॉट ओनली बिहारी और बाकी जो लोग आ रहे हैं, तो अगर जैसा अभी यहाँ पे काम के लिए आ रहे हैं, 1 साल 2 साल काम करके इन लोग वापस नहीं जाके यहीं बस जा रहे हैं, तो इनका जो फैमिली का बाद में जो बच्चे वगैरह जो आने वाले टाइम में आएंगे, या फिर ये जो लोग बाहर से अंडमान बस रहे हैं, तो ये हमारे लोकल्स का जो जॉब है उसके लिए भी खतरा बन रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, इसके अगेंस्ट में तो मैं भी हूँ, लोग जो बाहर से आके बसेंगे, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है जी, ठीक है, हमारे पास उतना रिसोर्सेस नहीं है कि हम पानी, करंट, एजुकेशन, हेल्थ और सारा चीज का बेनिफिट जो है राशन से लेके हर चीज हम इनको दे पाए। और कोई चीज हमारा अंडमान में नहीं होता, खाने पीने का जितना भी सामान है सब बाहर से आता है, तो लोग आकर बस रहे हैं। देखो, बस रहे हैं तो ये काम प्रशासन का है और अंडमान निकोबार पुलिस का है। अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठी अंदर आता है तो उसको पकड़ के जेल में डाले, या उनका जो भी उनका लीगल प्रोसेस वो करना है उनको, मगर इसमें हमारा क्या लेना देना है? हम तो बस बोल सकते हैं, अगर कोई हमारे नॉलेज में है तो हम बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे, मगर ये कोई बाहर से कौन ला रहा है बताओ? पूरा जितना भी सरकारी काम यहाँ पे हो रहा है, कौन सा लेबर, अंडमान के लेबर काम करता है? नहीं, मैक्सिमम तो बाहर पूरे देश भर से आप लेबर को बटोर के लेके आते हैं, बिहार से, यूपी से, बंगाल से, हर जगह से, रांची से, कहां से आपका लेबर उड़ीसा से इधर आकर काम करता है। लोगों को लगता है कि यहाँ पे पीसफुल लाइफ है, यहाँ पे कोई कम्युनल राइट नहीं है, पैसा भी अच्छा खासा मिल जाता है इनको मेहनत से, और लोगों का ये गवर्नमेंट की भी फैसिलिटीज काफी है, तो लोग बसना चाहते हैं, बस जाते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे बताए? हम तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड है ना। आज मेरा घर बनाना है, मेरा कुछ भी काम करना है, तो मेरा यहाँ का लोकल कोई मजदूर नहीं है ना कि जो करने वाला इतना काम करने, इतना बल्क क्वांटिटी मजदूर नहीं कर सके। आप पूरे अंडमान में कहीं पे भी घर बना, कौन सा लोकल, एक जमाना में हुआ करता था, आज नहीं है ना हमारे पास, क्योंकि आज जितने भी यहाँ के लोकल यूथ है और बेरोजगार भी है, तो वो कहीं टूरिज्म में और कहीं ना कहीं दूसरे लाइन में है। सर, और एक पॉइंट आया था कि जैसा जो शिपिंग लाइन है यहाँ पे आपका जो पोल्डर का, कि आप एक ऑलरेडी आप सिटी के जो आके म्युनिसिपल काउंसिल के आप वाइस चेयरपर्सन रह चुके हैं, तो जो पूरा सिटी में एक कैसा एक सिस्टम है, जो नॉटिका हो या फिर जो भी शिप्स वगैरह चलती हैं, इनमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो आके मुस्लिम्स का ज्यादा मोनोपोली, ऐसा एक क्वेश्चन आया था, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्या सच में मुस्लिम्स का इस तरह मोनोपोली बनाया गया है, या ऐसा प्रेशर किया गया बाहर के आदमी नहीं घुसने देंगे, ऐसा कुछ सीन है क्या इसमें? अब जाके देखो, पोर्टलर से हैवलॉक में जाने का बोर्ड का परमिशन किसको मिला है? आप देखो, नॉटिका हो या कोई भी हो, आप देखना सारे में शेयर जो है ये मोहम्मद जावेद, नहीं तो मोहम्मद परवेज का है। पोर्टलर टू मेनलैंड सेक्टर में जितना भी शिपिंग है, इसमें ये लोग का है। देखो अभी क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? देखो, इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं होता। अगर समझदारी से आप देखो कि हैवलॉक के रूट पे जितना भी शिप चल रहा है बड़ा,
मोहम्मद जैकबर्ड का हो गया, नॉटिका का हो गया, ग्रीन ओशन है। अगर आप मुस्लिम में देखा जाए तो जैकबर्ड का हो गया। डाइविंग में देखा जाएंगे तो आप जो सी वॉक है, 2 मुस्लिम इनका है, ठीक है। तो किसी ने क्या इनके मैं ये हिंदू मुस्लिम को हटा के मैं ये बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि जैकबर्ड फैमिली ही वहां पे जहाज चलाए। किसी और कम्युनिटी के पास में अगर पैसा है, अगर उस लाइन में इंटरेस्टेड है, वो बंगाली में कोई रिचेस्ट आदमी है, कोई तमिल में रिचेस्ट आदमी है, कोई तेलुगु में रिचेस्ट आदमी है, तो आप करो ना। आपके पास उतना दिमाग होना, ये सोच होना कि हम ये जहाज उतारेंगे उस फील्ड में, आप उसमें मास्टर होना। वो अगर उनको देखा जाए तो उनका पूरा बैकग्राउंड ही शिपिंग से ही है। जैकबर्ड का जो EHL कंपनी है, जो स्टार्टिंग में जो निकोबार को डेवलप, हाँ, तो उनका तो पुराना वही है शिपिंग का। तो उनको उस लाइन में आइडिया था, तो उन लोग पहला ये होता है। और मैं एक बात बता देता हूँ, मैक्रूज जैकबर्ड का नहीं है। ओनली आप मोहम्मद साहब का मैक्रूज से करके सोचेंगे तो नहीं है। उसमें अनिल सर भी है, कुंडू सर भी है। मैक जो फुल फॉर्म जो है MA के जो है ना, ये मोहम्मद, अनिल और कुंडू साहब का है। अनिल है, अशोक है सॉरी, मोहम्मद, अशोक, कुंडू साहब, ये 3 लोगों के नाम, ये ग्रुप बिजनेस है। ओके, इट्स अ ग्रुप बिजनेस, मतलब एक आदमी का नहीं है। एक आदमी का नहीं है, ये मेरे नॉलेज में, इसलिए मैं आपको बता दिया। ये लोगों को गुमराह करने के लिए कुछ भी बोल दो। और हैवलॉक में अगर यहाँ से टूरिस्ट अगर इतने बड़े जहाज में जाएंगे नहीं, बल्क में जाएंगे नहीं, तो हैवलॉक के जो बंगाली पॉपुलेशन है, जो यूथ है, और वहां पे जो उन लोग लाखों रुपया जो इन्वेस्ट करके रखे अपने छोटे बोट में, ये बड़े बोट से वहां टूरिस्ट जाएंगे तभी तो। अगर 2000 टूरिस्ट जा रहे हैं तो 2000 टूरिस्ट तो वहां छोटा एक्टिविटी करेंगे ना। वो थोड़ी हैवलॉक ऐसी रोड देखकर आ जाएंगे, बीच देखकर। वो सब वो छोटे बोट में जाएंगे, एलिफेंटा जाएंगे, फिर वहां पर वाटर एक्टिविटीज करेंगे। तो ये तो बिजनेस दे रहा है ना आपको। तो आपको कौन मना कर रहा है? क्या कहीं पे भी आप जाओ ना, मेरे को देखो, ऐसा कहीं पे मैंने सुना है कि आपको हैवलॉक में या नील में बिजनेस करना है तो वहां का किसी को, एक आदमी को आपको बिजनेस में ऐड करना होगा, तभी आप वहां पे बोट उतार सकते हैं, कुछ भी उतार सकते हैं। तो मगर मैं भी यहाँ वाटर स्पोर्ट्स का प्रेसिडेंट हूँ, मगर मेरे अंडर कभी इस तरह कोई आता तो मैं तो नहीं करता हूँ ना कि आप हैवलॉक से आए तो यहाँ नहीं चलाना, नील से आए तो यहाँ नहीं चलाना, डिगलीपुर से आए तो मेरा एसोसिएशन में आप जो है बोट नहीं उतार सकता, हम लोग उतारने नहीं देंगे। यार वेलकम है, आप आओ ना, आप पैसा लगाओ और अंडमान टूरिस्ट को फैसिलिटीज दो ना। आप क्यों हम लोग आपस में क्यों ये रिश्ता को खराब करना है, हिंदू मुस्लिम और ये सब करके? कितना गंदा लगता है सुनने के लिए कि मेरी वाइफ हिंदू, ठीक है, मैं मुस्लिम, मेरे भाई की वाइफ हिंदू, वो भाई मुस्लिम। और कितने दोस्त है मेरे कि मेरी कोई रिलेटिव में कोई मुस्लिम लड़की है तो हिंदू के घर में शादी हुआ। मैंने तो एक मेट्रो कल्चर शुरू से है कि अंडमान का तो वही कल्चर है ना। जब जेल से जब निकले थे हमारे फ्रीडम फाइटर, इवन अरेंज मैरिज, उनका आपस में तो शादी हुआ ना। ये सब ने उस टाइम पे अपने आप को पसंद किया था कि ये मैं हीरालाल से शादी करना है तो जुबैदा जो हीरालाल से शादी करेगी। तो ये सबका आपस का पसंद है। मैं एग्जांपल दिया, वो नाम सही नहीं हो सकता, बट मैं बता रहा हूं कि वो तो सबके ब्लड में है ना भाई। वो तो कोई डंडा लेके चेंज नहीं कर सकता ना। माँ बाप इंटरकास्ट मैरिज में क्या कि माँ बाप नाराज हो सकते हैं, मगर समाज को नाराज होने का कोई अधिकार नहीं है। अब समाज को क्या लेना था? समाज खाना खिलाता है कि उसके बेटी या उसके बाप को, उसके हस्बैंड को। अब मैं किसी से शादी कर लूंगा, आप किसी से शादी कर लेके समाज खिलाएगा आपको? आपको खुद मेहनत करना है, खुद कमाना है, खुद खिलाना है आपको। मगर इसका मतलब ये नहीं कि कोई समाज उसका ठेका लेके रखा है कि कोई इससे शादी करेगा तो हम ये कर देगा, कोई इससे शादी करेगा तो हम ये कर देगा। ये तो गलत बात है। ये बहुत चीप मेंटालिटी वाले लोग इस तरह बात करते हैं। मतलब आप समाज को क्यों तोड़ने का काम कर रहे हैं? और ये अंडमान में कभी नहीं टूटेगा, हम आपको बता रहे हैं। कोई कितना भी कुछ भी कर ले, ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिसमें इंटरकास्ट मैरिज नहीं है। ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, तमिल और बर्मा में शादी हुआ है, ठीक है, सामने विजिबल हम लोग। हाँ, बर्मा और तमिल में हुआ, क्रिश्चियन इससे शादी कर रहा है, मुस्लिम इससे कर रहा है, हिंदू इससे कर रहा है। अब ये कहां से एक नया राजनीति अब पैदा करके लेकर आ रहे हैं कि इस तरह मैं होने नहीं दूंगा, करने नहीं दूंगा? ऐसा नहीं होएगा। हाँ, आप अपने अपने धर्म को फॉलो करो और रेस्पेक्ट करो और कोशिश करो अपने अपने धर्म पे ही आपका शादी हो, मगर जोर जबरदस्ती नहीं कि हाँ। क्योंकि देखिए
आप ना किसी नए धर्म पे जाओगे ना तो आपको कुछ टाइम के लिए तकलीफ हो सकता है, ये फैक्ट है। कोई मुस्लिम घर में कोई हिंदू लड़की आ रही है उसको तकलीफ होगा, क्योंकि वो रिलीजियस को फॉलो करने के लिए उसके पास कोई एक्सपीरियंस और कोई आइडिया और कोई एजुकेशन नहीं है उस धर्म का। कोई हिंदू लड़की कोई मुस्लिम के घर में चले गई, मुस्लिम लड़की कोई हिंदू के घर में चले गई, तो उसको वो कल्चर को अपनाने के लिए उसको बहुत समय लगेगा। और इससे बेटर ये है कि सब अपने अपने धर्म को फॉलो करो, इंटरकास्ट शादी कर लिए, अपने मर्जी से अगर कोई धर्म को अपनाता है तो उसमें कोई गुनाह और कोई गलत चीज नहीं है। और ये डेमोक्रेसी राइट है हमारा कि हम किसी भी धर्म को कभी भी अपना सकते हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो सर बहुत बढ़िया लगा आपसे कि इतना ओपन माइंडेडली आपने जो बताया जो रिलीजन्स और जो इंटरकास्ट मैरिजेस अंडमान होते हैं उसके बारे में। सर हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो अंडमान का जो पब्लिक है अभी आगे काफी सारे लोग हमारा जो ये इंटरव्यूज रहते देखते हैं, तो उनको आपका क्या मैसेज रहेगा? और अंडमान का जो आगे इतना साल का जो लेगेसी चला आ रहा है, हम लोग जो अंडमान सब मिलकर एक साथ रहते हैं यूनिटी का, उसको बरकरार रखने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और अंडमान की यूथ से आपका क्या रिक्वेस्ट है, क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू? मैं राहुल जी आपको अंडमान के लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि हम लोग बचपन से ही, मतलब पूरे भारत में आपको ऐसा दोस्ती कहीं नहीं मिलेगा, और ऐसा कल्चर, ऐसा स्कूल से लेके हर जगह में, खेल के मैदान में, हर जगह में ऐसा दोस्त हर ग्रुप में मिलेगा, हर बस्ती में, कि वो, मैं अगर मुसलमान हूं तो मेरे घर में क्रिश्चियन, हिंदू, रांची, तेलुगु, तमिल, ऐसा कोई कास्ट और ये नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा कि जो मेरे घर में एक प्लेट में हम लोग खाना नहीं खाए होंगे। और मुझे भी किसी ने घर नहीं बुलाया होगा कि मैं मुसलमान हूं तो मेरे घर नहीं बुलाना। मुझे भी उतने ही प्यार दूसरे समाज के लोगों ने दिया बचपन से ही, कि वो चीज हमारे अंदर गया है ना, कि हम लोग खाए हैं। हम हिंदू के घर में खाए, हम क्रिश्चियन के घर में खाए, हम तमिल के घर में, हम हर तरह का लोगों से मिलके उनके, तो बचपन से जब आप इस तरह परवरिश होगा तो आप कैसे बड़ा होकर, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा चीज डाले, ये जहर है, तो ये इसको लेकर आप हमसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे और हम आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। ये कल्चर नहीं है अंडमान का, और ये कभी नहीं होगा। इस पे अगर कोई वर्कआउट करना भी चाहे तो उसका टाइम वेस्ट है और माइंड वेस्ट होगा। ये कभी हम लोगों का जो प्यार है वो उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। ये गलत लोगों के अंदर में डाला जा रहा है कि कोई ठेकेदार है कि भाई मतलब कि कुछ भी ऐसा कर देगा तो हम ये कर देगा। आप ये बताओ ना, कल को कोई बोलेगा कि ये मेरा एरिया, यहाँ से कोई, यहाँ से प्लेन नहीं जाना, यहाँ से कोई रॉकेट नहीं जाना, यहाँ से कोई चिड़िया नहीं उड़ना, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने मुंह को कंट्रोल रखो और ऐसा आप अच्छा काम करो, समाज के लिए काम करो, आप उस पर आवाज उठाओ, बात करो कि भाई यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है। ये धर्म को लेके हिंदू बिहारी, मुस्लिम मुस्लिम, क्या है मुस्लिम? वो लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता इसको। मगर हमारे शहर में हम उतना फैसिलिटीज नहीं दे सकते हैं, बाहर के लोगों को उतना हम लोगों को एंटरटेन नहीं करना है। मगर ऐसा भी नहीं है कि हम उसको मारने चले जाए, काटने चले जाए कि हमारे इधर में नहीं आना। हम उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। मतलब हमारा घर बनना है, हमारा घर में काम करने के लिए से लेकर, मेड से लेकर आपको घर बनाना है, जो भी काम है आपका, मजदूरी का काम जो है, यहाँ पे लेबर नहीं है। पहले हुआ करता था, अब नहीं है हमारे पास लेबर, हमको बाहर से ही लाकर करना पड़ता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा उन्हीं के ऊपर, रोड बनना, ये बनना। आप क्यों किसी को इतना गलत नजर से देखेंगे? भारतीय नहीं है तो आप उसको बोलो ना, मारो मत, आप कुछ भी बोलो गलत, उनको अरेस्ट कराओ और अरेस्ट करो। हाँ, मगर मारने का राइट किसी को नहीं है। आप भगाने का आवाज उठा सकते हैं। और भारत के लोगों को आप बोलकर कि वो एक समुदाय से तो उसको आने नहीं देगा, कि आइलैंड किसी का खरीदा हुआ नहीं है ना कि हम नहीं आने देगा। आइलैंड किसका है एक्चुअल? ये आइलैंड किसका है? भारत सरकार का। भारत सरकार का। और वैसे यहाँ किसका? ट्राइबल लोग का है ना, ट्राइबल का है। उसके बाद तो सब आए ना यहाँ पे। एक्चुअल देखा जाए, जब उनको तकलीफ नहीं है तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप भी तो बाहर से आकर तो बचे है ना, तो आप बच गए तो और दूसरे को बचने नहीं देंगे। और वॉल्यूम आप लोग बोल रहे हैं कि वो अपने, अभी कल भी मैंने सुना कि 5,000 लोग जो है कन्वर्ट हो रहे हैं। यार 5,000 लोग अगर कन्वर्ट होंगे तो आप सोचो कि पॉपुलेशन कितना है। हमारा वोटर्स कितना है? मुस्लिम वोटर्स तो परसेंटेज में है भाई, कि इतना परसेंटेज ही है हमारा, 7 से 8% होगा। अगर आप कैसे आप बोल सकते हैं कि 5,000 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं? हमारे धर्म में ऐसा कोई जबरदस्ती कन्वर्ट करने का रूल ही नहीं है।
मैं बता रहा हूं, अगर जो इस्लाम समझा ही नहीं है तो उसको कन्वर्ट करा के आपको सबसे बड़ा गुनाह है। आप जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट करा के उसको वो चीज के लिए फोर्स करेंगे, वो आपके लिए बहुत बड़ा गुनाह है। इस्लाम में क्लियर है कि इस्लाम को कोई समझ गया, जान गया, इस्लाम उसके अंदर आएगा, तभी वो अपने आप से कबूल करेगा इस्लाम, तो ही वो मुसलमान कहलाएगा, नहीं तो वो मुसलमान नहीं हो सकेगा कभी। तो ये गलत भावना है कि मुसलमान बना रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं, एकदम आप इससे बिल्कुल डरो मत। कोई मुसलमान आपका कोई कुछ कर देगा। हम भी यहाँ पे मुस्लिम लीडर, अगर कोई मुसलमान आपका नुकसान करता है और धर्म और जाति को लेके बात करते हो तो हमें भी इन्फॉर्म करिए, मैं उनसे भी लड़ने जाऊंगा। धन्यवाद सर। हाँ, तो आप लोगों ने आज हमारे शो में सुना हमारे अजीजुर रहमान जी को, जो कि इस समय वार्ड नंबर 6 के काउंसलर हैं, और इन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया। अंडमान का जो हमारा मेट्रो कल्चर है, अंडमान का जो एक यूनिटी है, वो आगे भी बना रहे, और जो बाहर से आ रहे वाले जो लोग हैं उनके लिए अंडमान रिसोर्सेस कम है, इसलिए हमें उनको एंटरटेन तो नहीं करना है, बट वो हमारे यहाँ की जरूरत भी है कि यहाँ पे कुछ लेबर्स का शॉर्टेज है। अगर कोई लेबर आता है तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड हमारे जो भी यूथ हैं उनको अपना एक सोच क्लियर करना है कि आने वाले समय में भी, भविष्य में भी, जो अंडमान का एक भाईचारा का जो एक सिस्टम चला आ रहा था इतने सालों से, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्रिश्चियंस का यूनिटी और सिखों का यूनिटी था, उसको बनाए रखें और एक अच्छा सौहार्द अंडमान का मेंटेन रखें और अंडमान के भविष्य के अपने योगदान दे। इसके साथ ही मैं राहुल सिंह, जीएनएम न्यूज, आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।